थोड़ा सा कहानी सुनिएगा। बताए थे कि बंगाल के नवाब 1740 ईस्वी से लेके 1740 ईस्वी से लेके 1756 ईस्वी तक अलीवर्दी खां रहा। बोल रहा अलीवर्दी खां। देखिए पढ़ा जो चैप्टर रहे हैं, कुछ नए भी स्टूडेंट है इसमें। अलीवर्दी खां देखिए पढ़ा जो आपको रहे हैं, पढ़ा रहे हैं नवीन राज्यों का उदय। आपका चैप्टर स्टार्ट देखिए कौन सा? नवीन राज्यों का उदय। और नवीन राज्यों का उदय मतलब नया राज्य। नया राज्य में आप लोग कौन सा राज्य करा रहे हैं? बंगाल। और बताए थे कि बंगाल का सबसे पहला नवाब बोल रहा था मुर्शिद कुली खान। और 1740 ईस्वी में डायरेक्ट आपने देखिए टाइम में है पीछे का करवाने का मेकअप इस वजह से नहीं है टाइम की बहुत सारा छोटा सा है जो मेकअप करवा दें, बहुत सारा इसके पीछे। अगर नवीन राज्यों का उदय तो फिर बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, समझ गए? तो चलिए देखिए 1740 ईस्वी से बंगाल का जो नवाब बना, 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को एक भी बेटा नहीं था, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसको 3 पुत्री हुआ करती थी और इसकी तीनों पुत्री का एक का नाम था आपका हसीती बेगम, एक का नाम था मायमूना बेगम और एक का नाम था अमीना बेगम। आपको याद नहीं रखना, समझ गए? आपको याद रखना ही है। सुनिएगा, इसकी सबसे बड़ी बेटी थी हसीती बेगम। इसकी सबसे बड़ी बेटी कौन थी? हसीती बेगम। हसीती कौन सी बेगम? क्या हो हसीती हो क्या? आप समझने चीजों को बोल रहे हैं। हसीती बेगम सबसे बड़ी बेटी कौन थी? हसीती बेगम। दूसरी और दूसरी जो थी मायमूना बेगम। कौन थी दूसरी? मायमूना बेगम। मायमूना बेगम। और तीसरी पुत्री इसकी हुआ करती थी अमीना बेगम। कहा जाता है इस हसीती बेगम का शादी करवाया ढाका के नवाब से अमीना बेगम। सबसे बड़ी बेटी का शादी किससे करवाया? ढाका के नवाब से। और मायमूना बेगम का शादी करवाया इसके पूर्णिया के नवाब से। और अमीना बेगम का शादी करवाया हमारे पटना के नवाब से। पटना का जो सूबेदार था उससे शादी करवाया। और इसी मायमूना बेगम का एक बेटा था, उसका बेटा का नाम है शौकत जंग। उसका क्या नाम है? शौकत जंग। सुनिएगा चीजों को क्या क्या कैसे कैसे हुआ। और अमीना बेगम का एक बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। जिसका क्या नाम था? सिराजुद्दौला। तो ये जो सिराजुद्दौला था बता दें। सुनिए अलीवर्दी खां कौन? अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी से लेके 1756 ईस्वी तक क्या रहा? बंगाल का नवाब रहा। इसकी 3 पुत्रियां थी। सबसे बड़ी पुत्री का नाम था हसीती बेगम। सबसे बड़ी पुत्री हसीती बेगम। दूसरी पुत्री थी इसका मायमूना बेगम। दूसरी पुत्री मायमूना बेगम। और तीसरी पुत्री इसकी हुआ करती थी अमीना बेगम। सुनिएगा कहानी को, थोड़ा कहानी है इसमें। अमीना बेगम और ये जो आपका है हसीती बेगम का शादी जो किया था, ये किया था ढाका के नवाब के साथ। और ये जो किया गया था पूर्णिया के नवाब के साथ। और ये जो किया गया था इसमें पटना के नवाब के साथ। और इसी अमीना बेगम का बेटा हुआ करता था सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां का नाती हुआ करता था कौन? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां का क्या था? ये नाती था सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां का बड़ा करीब रहता था अलीवर्दी खां से नाती इसका। कहीं इसको कोई पुत्र नहीं था अलीवर्दी खां को, तो ये अपने नाती को अपने पास रखता था और इसका भरण पोषण पढ़ाया लिखाया जो भी योग बनाया राजपाट समझाया किसको? सिराजुद्दौला को। तो जैसे ही अलीवर्दी खां मरने पे आया, बीमार पड़ा, अलीवर्दी खां ने एक भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी मतलब कर लीजिए, भविष्यवाणी नहीं, अपना जो उत्तराधिकारी है अपना जिंदा रहते हुए नियुक्त करके गया। उन्होंने कहा कि मेरे बाद अगर मेरा कोई उत्तराधिकारी बनेगा तो मेरा नाती बनेगा और छोटा नाती कौन बनेगा? सिराजुद्दौला। जैसे ही बात बोला, ये बात बोलने के बाद ये मायमूना बेगम का एक बेटा हुआ करता था। उस बेटा का क्या नाम था? शौकत जंग।
शौकत जंग को बुरा लगेगा, सिंपल सी बात है, ई भी नौती। और इसकी मम्मी जो थी, इसकी एक मौसी थी, हंसी की बेगम, इस सब ने क्या करने लगा, इसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा कि सिराजुद्दौला को किसी भी प्रकार से क्या करो, हटाओ। और सिराजुद्दौला के पूरे खुले आम क्या किया, सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया इस तीनों ने मिलकर। और सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, इसका एक सेना नायक था, इसका सेना नायक सिराजुद्दौला का, जिसका नाम था मीर जाफर। सिराजुद्दौला को एक बात पता था कि मेरा दुश्मन ये सब व्यक्ति है। जैसे ही सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बना और मात्र 1 वर्ष तक रहा, 1757 ईस्वी तक सिराजुद्दौला सुनिएगा, और बहुत योग्य शासक कहा जाता है। बंगाल का सबसे योग्य शासक कौन था, ये आपका सिराजुद्दौला था। जैसे ही बना, सबसे पहला युद्ध किया किसके जंग खिलाफ, इस शौकत जंग के खिलाफ। बोला इस शौकत जंग का सत्यानाश करो, इसको जल्दी से हटाओ। और अपने ही मसीरा भाई के खिलाफ सबसे 1756 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार एक युद्ध लड़ा, जिसको बोलते हैं मणिहारी का युद्ध। इसको क्या बोलते हैं, मणिहारी का युद्ध। मणिहारी का युद्ध लड़ा इस शौकत जंग से, और शौकत जंग को पराजित करके मार दिया। इसकी मौसी थी हसीती बेगम। बोला मौसी को पकड़ो, जेल में डालो, बाहर रहेगी तो झूठ मूठा फालतू से षड्यंत्र करेगी। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपनी मौसी को जेल में डाला और शौकत जंग का सफाया किया। बचा एक उसका सेनापति खुद मीर जाफर का सारा अधिकार छीन लिया। बोला तुम सेनापति रहेगा तब ना कुछ करेगा। उसका सेनापति का अधिकार छीन लिया किसने, इस सिराजुद्दौला ने अधिकार छीन के उसको बोला सिर्फ तौर तुम छोटा सा क्षेत्र दे दिया, तुम इधर क्या करो, टैक्स तसीलो और रोक। सारा का सारा अधिकार छीन के अपना साम्राज्य चलाने लगा ये सिराजुद्दौला। कुछ दिन बीता ही था, इसी के समय में अंग्रेज और इसी के समय में फ्रांसीसी ने क्या किया, कलकत्ता में अपना किलाबंदी करने लगा। सिराजुद्दौला के समय में अंग्रेजों ने क्या किया, अपना जो कलकत्ता शहर था, उस कलकत्ता शहर में क्या करने लगा, बाउंड्री वॉल बनाने लगा, क्या करने लगा, किलाबंदी करने लगा। और जैसे ही किलाबंदी करने लगा, उधर से एक लेटर लिखा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को, बोला भैया ये किलाबंदी यहाँ नहीं चलेगा, तुम अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कर रहे हो, हम तुमको ये अधिकार दिए नहीं है कि किलाबंदी करो, तुमको हम व्यापार करने दिए, व्यापार करो और फालतू गिरी का कुछ करना नहीं है, तुम यहाँ का शासक नहीं है जो किलाबंदी करेगा। किला बनाता था कौन, राजा वहाँ का शासक। अंग्रेज का देखा फ्रांसीसी भी करने लगा चंद्रनगर में, फ्रांसीसी भी अपने चंद्रनगर में किलाबंदी करने लगा और अंग्रेज कलकत्ता में करने लगा। दोनों को लेटर लिखा सिराजुद्दौला, बोला अगर तुम इस चीज को नहीं मानेगा इसका हश्र बुरा होगा। दोनों को लेटर लिखा। फ्रांसीसी सोचा काहे लफड़ा में करना है, फ्रांसीसी किलाबंदी बंद करना छोड़ दिया, मतलब बनाना छोड़ दिया। अंग्रेज ने माना, सिराजुद्दौला को बढ़ गया गुस्सा, बोला चलो सेना उठाओ, चलो इसको मारते हैं। और सिराजुद्दौला सेना लिया और सेना लेके आया, कहाँ जानते हैं, कलकत्ता। और दिन था 20 जून का, याद रखिएगा इस दिन को, 20 जून 1756 ईस्वी का दिन था। और कलकत्ता पे आक्रमण किया, अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित किया। किसने, सिराजुद्दौला ने। उस समय में अंग्रेजों का गवर्नर वहाँ का जो था फोर्ट विलियम, जिसका किलाबंदी कर रहा था, वहाँ का गवर्नर था ड्रैक और सेनापति था मिंचिल। सेनापति का क्या नाम था, मिंचिल। ये दोनों अपना जान बचा के भाग गया उल्टा द्वीप पे। वहाँ भाग गया उल्टा द्वीप पे, जाके अपना जान बचाया। अंडमान निकोबार में वो द्वीप है, नाव लिया, नाव पे चढ़ा, पर से अपना जान बचा के भाग गया, अपना सेना उना को छोड़ के। सिराजुद्दौला पहुंचा, इसमें सिराजुद्दौला ने क्या किया, उसका सेना समर्थन पूरा का पूरा आत्मसमर्पण कर दिया। बोला अब नहीं सरकार, आपको जो करना है कीजिए। और सिराजुद्दौला ने क्या किया, बोला सबको बंदी बनाओ। और उस समय में 146 को अंग्रेज जो था पकड़ा, और 146 अंग्रेज को पकड़ा किसने, सिराजुद्दौला ने। और बोला 146 को जेल में डालो। 146 को क्या किया, एगो कमरा था, वो कमरा का नाम था 18/14 का, कितने बड़ा था, 18/14 का एगो कमरा था। बोला इसी कमरे में सबको ठूस दो। गर्मी का समय, जून का महीना, सबसे ज्यादा गर्मी जून के महीना में, देखिए जून है, 20 जून का समय, जून का महीना, गर्मी के समय में सब अंग्रेज को क्या किया, वो पूरा का पूरा 18/14 के कमरा में ठूस दिया 20 जून को। और बाहर से ताला मार के सिराजुद्दौला चले गया अपना राज दरबार मुर्शिदाबाद राजधानी। अगला दिन आदेश दिया
कि अब खोल दो अंग्रेज सब पक गया होगा। बोला ना 146 में बचा मार जिंदा 128 को गार्ड। अंग्रेज गर्मी कभी बर्दाश्त किया नहीं, ठंडा प्रदेश में जीने वाला व्यक्ति ठीक है, इस सब 127 मर गया। इसी जो 127 को मरा 23 को जिंदा बचा ना, इसी में वो बचा विलियम हॉलवे। उसका क्या नाम था? विलियम। जो जिंदा बचा उसी में एक व्यक्ति बचा विलियम हॉलवे। विलियम हॉलवे निकला, बोला भैया हम इसी तरह से जिंदा बचे। वो लेटर लिखा अपने गवर्नर को, और उस समय में मद्रास का गवर्नर, ऊपर बताए थे कलकत्ता में घटना बंगाल में हो रहा था, नीचे में मद्रास का गवर्नर, इस समय बंबई का। नीचे मद्रास के गवर्नर तभी हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव। मद्रास के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इसको लेटर लिखा किसने? इस रॉबर्ट क्लाइव, इस विलियम हॉलवे ने लेटर लिखा, ऐसे ऐसे बात है, सिराजुद्दौला ने मारा, और मारा तो ऐसे ऐसे मारा कि ट्रैक में चिन्हा गया और हम लोग को पकड़ के रखा। इसमें 127 साफ है। जैसे विलियम हॉलवे को लेटर मिला रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि सेना तैयार करो, अब चलते हैं, अब तो युद्ध होगा, अब तो वजह दिया है मारने का। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया? अपना थल सेना लेके निकला, और उसका जल सेनापति था वाटसन। जल सेनापति कौन था? वाटसन। थल सेनापति रॉबर्ट क्लाइव बन के, और वाटसन जल सेनापति लेके पानी से जहाज लेके आया, समझ गए, मद्रास से होते हुए बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल की सीमा पे आया, और इधर से थल सेनापति रॉबर्ट क्लाइव बन के आया, और आके सबसे पहले आया कलकत्ता में, देखा सारा का सारा अस्त व्यस्त है, सब अंग्रेज गायब है, सब अंग्रेज गायब है। उस समय कलकत्ता में दीवान हुआ करता था कलकत्ता का, इसी सिराजुद्दौला का व्यक्ति जिसका नाम था अमीर चंद। इसका क्या नाम था? अमीर चंद। इससे जाके मिला रॉबर्ट क्लाइव, बोलता अमीर चंद क्या बात है, ऐसा ऐसा बात है, बोलो तुमको क्या चाहिए? व्यापारी जो भी, उसने बोला कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बात है। बोला सिराजुद्दौला तुमको कितना पैसा देता है? बोला इतना पैसा। बोला उससे 3 गुना तुमको ज़्यादा देंगे, तुम मेरे तरफ मिलो। तो कलकत्ता का दीवान था अमीर चंद, मिल गया किससे? अंग्रेजों से। सबसे पहले ही मिला अमीर चंद, सारा का सारा राज खोला सिराजुद्दौला के बारे में। बोला देखिए अगर सिराजुद्दौला से आप डायरेक्ट लड़िएगा तो आप जीत नहीं पाइएगा, कत्तल को लेके आइए। पाए कि 1 नंबर पूरा का पूरा शक्तिशाली राजा है, और वो आपको सकने नहीं देगा। कोई ना कोई कूटनीति करना होगा। बोला कूटनीति क्या करना होगा? बोला पहले संधि कीजिए। तो क्या क्या झूठ के गया रॉबर्ट क्लाइव, और जाके संधि किया किससे? सिराजुद्दौला। बोला कोई बात नहीं, मेरा आदमी गलती कर दिया, माफ कर दीजिए, मेरा आदमी गलती कर दिया, माफ कर दीजिए। हम लोग क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं, बिजनेस है, व्यापारी हैं, व्यापार करेंगे। छूट गया, और रॉबर्ट क्लाइव ने जाके संधि किया 1757 ईस्वी में, समझ गया। और 1757 ईस्वी में जो संधि किया, इसी संधि को क्या बोलते हैं? अली नगर की संधि। अली नगर की संधि। और अली नगर की संधि जो आप जानते हैं कलकत्ता शहर नाम, इस कलकत्ता शहर का पहले नाम रखा था सिराजुद्दौला ने, क्या? अली नगर ही। इसी वजह से अली नगर का संधि किया, और अली नगर के संधि शर्तों के अनुसार ये डिसाइड किया गया कि बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज व्यापार करेगा, बदले में टैक्स देगा। इस सारा का सारा संधि किया, और संधि करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? बोला अब इस प्रकार से युद्ध का कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का रीजन ढूंढना होगा। इसलिए गया मीर जाफर के पास, और मीर जाफर जो इसका क्या था? सेनापति था। कुछ दिनों के बाद विश्वास जीत गया, और सेनापति था मीर जाफर को जाके घूस दिया। बोला देख भैया हम तुमको बना देंगे बंगाल का नवाब, कौन नहीं चाहता मेरा पोस्टिंग हो जाए। बोला हम तुमको क्या बना देंगे? बंगाल का नवाब बना देंगे, लेकिन हम जब आक्रमण करेंगे सिराजुद्दौला पे तो तुम साथ किसका देगा? मेरा देगा। बोला कोई दिक्कत नहीं, उनको नवाब बनाइएगा। बोला हाँ बहुत अच्छा बात है, और मीर जाफर सपोर्ट कर दिया किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और दिन आया 23 जून 1757 का। 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने आरोप लगाया, बोला कि आप अलीनगर की संधि का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं, हम आपसे क्या करेंगे? युद्ध लड़ेंगे। सिराजुद्दौला को लगा युद्ध लड़ेगा, ये मार खाएगा। और पलासी के मैदान में 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और कौन? सिराजुद्दौला
प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। और तीसरे युद्ध में मीर जाफर सेनापति जो सेना का लीडर था वही पीछे हट गया। कहा जाता है 3000 मात्र सेना था इस रॉबर्ट क्लाइव के पास, और सिराजुद्दौला के पास 50,000 सेना था, 50,000 के आसपास। और 3000 मात्र सेना था किसके पास? अंग्रेजों के पास। अगर एक एक थप्पड़ मारता तो लड़ जाता सब कोई, लेकिन मीर जाफर सेनापति ही जाके मिल गया था किससे? करने का मारने का सेना का नेतृत्व जो कर रहा था मीर जाफर मिल गया था रॉबर्ट क्लाइव से। और इस युद्ध का सबसे बड़ा हार का सबसे बड़ा वजह क्या था? इसी मीर जाफर का धोखाधड़ी। सिराजुद्दौला का सेना पीछे हटने लगा, तितर बितर हो गया, और उधर से तोप सब लेके था, इसका सेना पीछे हटने लगा। अब सैन्यपति पीछे हटेगा तो क्या हटेगा पीछे? तितर बितर कर दिया, उस तरह से संचालन कर नहीं पाया। मीर जाफर मिला ही था जान के, मीर जाफर लगे और बोला सिराजुद्दौला को, सर ऐसी बात है, आप निकलिए हमारा, हम संभाल लेंगे यहाँ। सिराजुद्दौला को धोखे से कहाँ भेज दिया? राजधानी दारा दरबार भेज दिया मुर्शिदाबाद। बोला आप जाइए, सेना तितर बितर हो गया, हम इसका मामला देख लेंगे। सिराजुद्दौला को ग्राउंड से क्या किया? निकाल दिया, और निकाल के ग्राउंड का राज दरबार में फिट करके रखा था अपना आदमी। और उसका बेटा मीर जाफर का बेटा का नाम था मीरन। मीर जाफर के बेटे का नाम मीरन। मीरन को बोला था कि तुम वहाँ जाना, जैसे ही जाएगा ही तुम उस राज दरबार में कोई रहेगा नहीं, सब सेना यहाँ है, वो अकेले मिलेगा, वहाँ मार देना। जैसे ही सिराजुद्दौला पहुंचा राज दरबार में, मीरन ने क्या क्या सिराजुद्दौला को मार दिया। खबर पता चला, युद्ध विराम हो गया, सब सेना बोला सब घर जाओ। सिराजुद्दौला गए, और अंग्रेजों ने अगला नवाब बनाया बंगाल का, किसको? सिराजुद्दौला का पूरा सत्यानाश। यही जो आपका 20 जून 1756 ईस्वी को सुनिएगा, 20 जून 1756 ईस्वी को जो सबको एक कमरा में बंद किया था, उसी घटना को बोलते हैं इतिहास में ब्लैक होल की घटना। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक होल की घटना। आपसे पूछेगा ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी का मैदान भागीरथी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। किस राज्य में? बंगाल में। किस राज्य में? बंगाल के। क्वेश्चन पूछा गया है ये, आपसे नदी पूछ देगा भागीरथी, समझ गए? तो भागीरथी एसएससी क्वेश्चन पूछा है। तो बंगाल राज्य में 23 जून 1757 ईस्वी को अब अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया हमारे इस बंगाल पे। जो आपका ये बंगाल था, इस बंगाल पे अधिकार किया किसने? अंग्रेजों ने। और अपने पसंद का अपने अनुसार बनाया मीर जाफर को। इसी वजह से मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। क्लाइव का गीदड़ का संज्ञा क्या गया? किसको? मीर जाफर को। बोलता है क्लाइव का गीदड़ है, इसके बाद पे नाचता है। जैसे ही बना, अब तो आया मीर जाफर, बोला तुमको नवाब बनाया तो कुछ हमको दो कहा, तुम क्या किया है? तुम तो कुछ नहीं किया, सिर्फ धोखा दिया है। और अंग्रेज पहले सतर्कता, जो हमको जो अपने आदमी को धोखा दे सकता है, किसी को धोखा दे सकता है। अंग्रेज सब ने दिमाग ठीक से खेला है। बोला जो अपनों का नहीं हुआ मेरा क्या होगा? जितना पैसा लूट सकते हो लूटो, जितना पैसा लूट सकते हो लूटो। बोला 3 करोड़ टका दो, बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात दो, और बदले में हमको एगो जमींदारी दो। एगो जमीन था, बड़ी उपजता था, उसको बोलते हैं 24 परगना। 24 परगने उसका क्षेत्र का नाम है, उसका नाम है 24 परगना क्षेत्र। और उपजाऊ के दृष्टिकोण से बड़ी फेमस जगह है। वहां से ज्यादा उपजाऊ होता था तो ज्यादा टैक्स भी आता था। इसी वजह से बोला जमीन दो। जमीन भी लिया, पैसा भी लिया कस के, और इतना पैसा लिया। और इस मीर जाफर को बोला देखो तुम मुस्लिम है और बंगाल का जनता हिंदू है, इस हिंदू के खिलाफ क्या किया इसने? भड़काया मीर जाफर को। अब राजा ही अगर हिंदू विरोधी कार्य करेगा और जनसंख्या ज्यादा हिंदू है, यहीं से डाला क्या? फूट डालो और शासन करो का नीति। इसी जगह से रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ किया, उसने बांटना प्रारंभ किया। सबसे पहले राजा को भड़काया, बोला देखो हिंदू ऐसे ऐसे है। तो मीर जाफर के द्वारा बहुत सारे मंदिर को तोड़वाया गया सबसे पहले, जो पहले ऐसा था नहीं। भाई भाई बन के रहता था हिंदू मुस्लिम, सबको सबसे पहले तोड़ना प्रारंभ किया किसने? इसी रॉबर्ट क्लाइव ने। बोला ऐसे ऐसे बात है, इस सारा का सारा सिस्टम बदलो। और उसने फूट डालना प्रारंभ किया। फूट डालते डालते नतीजा ये निकला कि वो नया देश बन गया वहीं से।
यही रॉबर्ट क्लाइव बीज रोपण किया, आगे आपका परिणाम आपको दिख रहा होगा। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश, दो वो जो देश बना है, भारत का इतना बड़ा टुकड़ा हुआ है, उसी का नतीजा है। आगे बढ़ा, मीर जाफर का पूरा शोषण होने लगा। मीर जाफर कुछ बोले, अंग्रेज ले तमाचा मारे, तो चुपचाप बैठो। वो अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाता था। कुछ दिनों में मीर जाफर को भी समझ में आ गया, भैया ये मेरा दाल गलने नहीं देगा। 1757 से 60 तक अभी रहा ही था, समझ गए। 3 साल इसको 3 साल में पकड़ में आ गया। इसका पूरा का पूरा खजाना क्या हो गया, खाली हो गया, और इसका जनता खुद इसी के खिलाफ हो गया। देखिए, जनता से भी गया, पैसा से भी गया। अब जनता का अगर शोषण करोगे, जनता का मंदिर तोड़ोगे, तो जनता तुम्हारा सपोर्ट करेगा क्या? नहीं। तो जनता का भी टूटा इसका विश्वास, और साथ साथ में इसका खजाना से पैसा जाता था। बोलता था 5 लाख दो, 25 लाख दो, तभी मैंने रखता था उस समय पैसा उसका 3-3 करोड़ रुपया पैसा लेता था। इस सब पैसा से मतलब मुगल बंगाल का जितना भी उपजाऊ था, कहा जाता था बंगाल को तभी सोने की चिड़िया, और लूटना प्रारंभ किया इसी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का जितना भी दीवानी अधिकार है, पैसा कौड़ी वाला, इस सब अधिकार हमको दे दो, रॉबर्ट क्लाइव बोला। और मीर जाफर दे दिया, बोला हमको से पैसे इसे देना। सब पैसा हड़पा इस रॉबर्ट क्लाइव ने। इसीलिए कहानी ये स्टेटमेंट कहा जाता है, कहा कि गंगा नदी का जो है अंग्रेज स्पंज के तरह रहता है। अंग्रेज किसके तहत है? स्पंज है। अंग्रेज क्या है? रुई है। वो गंगा नदी का पानी सोख के क्या करता है, टेम्स नदी में जाके उड़ेड़ देता है। जैसे रुई है, रुई को इसमें दीजिएगा, यहाँ का पानी, पानी माने पैसा, मतलब समझिए कि भारत का पैसा जाके कहाँ उड़ देता है, टेम्स यानी लंदन में। और कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ से गया था ना, वो छोटा सा सेनापति था, और ब्रिटेन के 10 सबसे अमीर व्यक्ति में गिनती आता था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। यही से इतिहास प्रारंभ होता है संविधान का। थोड़ा सा याद रखिएगा, चीजों को समझिएगा। ये बात पता चल गया किसको? ब्रिटेन ने। तो रॉबर्ट क्लाइव इतना रायता फैला रहा है, भेजे हैं व्यापार करने, कर रहा है क्या, राजनीति। तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को बोला जल्दी से तुम यहाँ वहाँ से आया। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया और बोला इतना पैसा तुमको कहाँ से आया बे? इतना पैसा कहाँ से आया? तुम कमाता नहीं है, तुम ज्यादा से ज्यादा सेनापति है, तो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा पेमेंट, और तुम टॉप 10 अमीर व्यक्ति में। सबसे पहले अंग्रेज ब्रिटेन सरकार को लगा हम जो कंपनी को वहाँ भेजे हैं वो कंपनी सही से शासन कर नहीं रही है। इसी वजह से सबसे पहली बार हमारे देश के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बना के भेजा था अंग्रेजों ने कि कैसे कैसे रेगुलेट करोगे। यहाँ से संविधान का इतिहास प्रारंभ होता, इसी जगह से लिंक है इससे आपका। रेगुलेटिंग एक्ट बना के भेजा था 1776 में। अभी कहानी और है, अभी और रायता फैलागा। अभी देखिए, पहले अभी कम में हुआ है। ये छोटा सा ट्रेलर था। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, 1760 में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया। रॉबर्ट क्लाइव को क्या बना था? रॉलेट एक्ट ना, तो 1773 में रॉलेट एक्ट आपका 1773 ईस्वी में। अभी बहुत समय है, बक्सर का युद्ध होगा, अभी द्वैत शासन लगेगा, अभी टेंशन नहीं लेना इसके बारे में। आपको 1773 बोले थे, अच्छा किलो में चलता है, समझ गए। 73 में 1773 में। चलिए आप यहाँ क्या बता रहे थे? हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, बताते नहीं, प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया, कहाँ? इंग्लैंड। बोला आइए यहाँ, आपका काम खत्म हो गया, बहुत रायता फैला दी। उसको बुला लिया और बना के भेजा वेंसीटाट को, भारत का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल। वेंसीटाट आया ना, आके देखता है मीर जाफर मेरे अनुसार काम नहीं कर रहा है। मीर जाफर को इस चीज समझ में आ गया था। इसने क्या किया, मीर जाफर को पद से हटाया। मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम। मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम को क्या किया, बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम को भी कुछ दिनों में समझ में आ गया अंग्रेज क्या करेगा, मेरा शोषण करेगा। इसी वजह से मीर कासिम ने अपना राजधानी क्या किया, मुर्शिदाबाद से लेके चले आया मुंगेर। मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके चले आया, मुंगेर लेके चले आया। और मुंगेर इस वजह से लाया कि बोला अगर बंगाल में रहेंगे ना तो सबसे ज्यादा शोषण करेगा वहाँ पे। इसी वजह से मीर कासिम जैसे ही मुंगेर लाया ना,
मुंगेर लाके मीर कासिम बोला कि हम अपनी सेना का क्या करेंगे, संगठन करेंगे। और मीर कासिम ने आके अपना यही मुंगेर में आके तोप गोला बारूद का फैक्ट्री बनाया। बोला यही गोला बारूद सब बनाओ, और गोला बारूद बना के क्या करेंगे, सेना तैयार करेंगे और फिर अंग्रेजों से लड़ेंगे चुपचाप। ये बात पता चल गया अंग्रेजों को कि जाके गोला बारूद सबका फैक्ट्री बना रहा है कौन, मीर कासिम। मीर कासिम को पद से हटा, जब हटो तुम पद से। और मीर कासिम को पद से हटा के फिर से मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर क्या बार, दोबारा मीर जाफर को पुनः बनाया। मीर कासिम बोला अब इससे नहीं होगा। मीर कासिम चले गया कहाँ, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास। और बंगाल मुगल राजा थे शाह आलम द्वितीय के पास। बोला ऐसे ऐसे बात है, हम तीनों मिल के लड़ते हैं, आज हमको मारा है, बगल में फिर आपको कभी मारेगा। इसी वजह से सब सेना को क्या किया, संगठन किया। 3 गो व्यक्ति मिला, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। तीनों ने अपना सेना संगठन करके, समझ गए, अक्टूबर के महीना 1764 ईस्वी को, अक्टूबर का महीना 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा। इस युद्ध का चर्चा हम किए एक बार। बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 ईस्वी में। एक साइड से था मीर कासिम, उसी साइड में था शुजा-उद-दौला और उसी साइड में था आपका शाह आलम द्वितीय, और एक साइड था अंग्रेज। और अंग्रेज और मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और इस सब के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में इस अंग्रेजों के युद्ध का नेतृत्व, अंग्रेजों के सेनापति कौन थे, हेक्टर मुनरो, और इधर का सेनापति था शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब। कहाँ का नवाब, अवध का नवाब। इस दोनों के बीच युद्ध हुआ। और इस दोनों के बीच जो युद्ध हुआ ना, इस युद्ध में जीता कौन, अंग्रेज। और इसमें जब हार गया तो बंगाल में द्वैत शासन लगाया 1765 से लेके 1772 ईस्वी तक। 1765 से लेके 1772 ईस्वी तक ये पूरा का पूरा बात फैला ब्रिटेन में हर जगह। और बंगाल में अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। किसने, अंग्रेजों ने। पूरा का पूरा मीर जाफर को भी पद से हटा दिया, और मीर जाफर को भी पद से हटा के खत्म कर दिया। उसी का एक बेटा था जिसका नाम था नज्म-उद-दौला। जिसका क्या नाम था, नज्म-उद-दौला, जिसका नाम था नज्म-उद-दौला। इस नज्म-उद-दौला को बनाया जो बच्चा था, एकदम नाम मात्र का बनाया। जो बच्चा था उसका कोई काम नहीं था। कुछ दिनों के बाद नज्म-उद-दौला को हटा के बंगाल पे पूरा का पूरा प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया। किसने, अंग्रेज ने। और जब 1765 से 1772 ईस्वी तक द्वैत शासन लगा के रखा था, तो जब ब्रिटेन वाले को पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो 1772 के बाद एक साल बाद 1773 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटेन की महारानी ने, यानी ब्रिटेन की संसद ने कंपनी को एगो लेटर बना के भेजा जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि कैसे कैसे रेगुलेट करना है, कैसे शासन करना है, कैसे कंपनी को चलाना है। तो पूछा भैया रॉबर्ट क्लाइव तुमको इतना पैसा कैसे आया, तो बोला हमको भारत के जो राजा थे उनको उपहार दिए, गिफ्ट दिए हमको इतना इतना पैसा। बोला इतने पैसा गिफ्ट दिया, बोला हाँ। समझे बातों पर, बात सही था, रिश्वत तो इसको बोला नहीं, बोला गिफ्ट दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बना के बोला कोई गिफ्ट, जितना भी कंपनी का कर्मचारी है सब कर्मचारी गिफ्ट नहीं लोगे, सब का चले गिफ्ट लेना बंद कर दिया। बोला और कंपनी अपना व्यापार नहीं कर सकता है खुद का। अगर कर्मचारी आप कहाँ के हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, तो अपना व्यापार आप कर सकते नहीं है। ना ही किसी प्रकार का रिश्वत लीजिएगा, ना ही किसी प्रकार का उपहार लीजिएगा। सब चीज पे प्रतिबंध लगा दिया। किसने, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी से। और 1773 ईस्वी के बाद हर 20 साल में एक वो कानून बना के भेजता था, हर 20 साल में, जिसको बोला जाता था चार्टर एक्ट, जिसको बोला जाता था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको बोला जाता था भारत शासन अधिनियम। समय समय के साथ इसका नाम बदलते गया। ये पॉलिटी का सेक्शन है। यहाँ तक समझ में आया। बंगाल का पूर्णतः विलय हो गया किसके अंतर्गत, अंग्रेजों के अंतर्गत। अब बंगाल अंग्रेजों के पास है, हैदराबाद अंग्रेजों के पास है, कर्नाटक अंग्रेजों के पास है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अभी 5:30 हो गया। अभी क्वेश्चन भेजा गया है।